नमस्कारम। तो आई हैव टू अज्यूम कि आप लोगों ने रिवाइज किया है। पहले जो तीन सिचुएशन थे, पहले तीन सिचुएशन में के सबसे फर्स्ट सिचुएशन जो था रेसिडेंशियल स्टेटस का, दैट वाज द जनरल सिचुएशन, जहाँ पे आप लोगों ने 182 डेज का कंडीशन पढ़ा। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज यू विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट. If you fail to comply the first condition, then we will check the alternative condition which is 60 days plus 365 days in last 4 years. वो कॉम्बिनेशन से भी आप रेसिडेंट बन सकते हो. कंडीशन 1 से रेसिडेंट बनो या कंडीशन 2 से रेसिडेंट बनो, अगर आप रेसिडेंट बने तो आप चेक करते हो कि एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया क्या, विच इज 730 डेज आउट ऑफ 7 years एंड 2 years ऑफ रेसिडेंट आउट ऑफ 10 years. अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते हो तो आप OR बनते हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. And if you do not satisfy even one or both the additional condition, then you become non-ordinary resident. और उसके आपको मैंने क्वेश्चन बोले थे, एक डे करके क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट. ग्रेट, वेरी नाइस. जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनके बच्चे नंगे पैदा होते हैं, हम देखेंगे हमारे आंखों से, ठीक है ना. आई यू गाइस विल विटनेस दैट. हाँ, देखो, और कुछ लोगों को तो सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो देख लेते हैं. तो फिर हमने बोला कि इंडियन सिटीजन दो टाइप के होते हैं जो एक्सेप्शनल कैटेगरी में हैं. जो 60 डेज का कंडीशन लाया गया था वो लाया गया था एंटी इवेजन मैकेनिज्म से. एंटी इवेजन मैकेनिज्म मतलब लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज एंड दे यूज्ड टू अवॉइड टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इनकम इन इंडिया. कौन सा अवॉइड कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन इनकम का आप कर ही नहीं सकते अवॉइड, क्योंकि इवन इफ यू स्टे फॉर 0 day in India and if you make money in India, that means you are a non-resident and you are earning in India, Indian income is taxable to all the resident people. ठीक है, समझ में आ रहा है. रेसिडेंट, नॉन, ऑल टाइप ऑफ बसेसेस, ये सब कुछ सबको टैक्सेबल होता है. वो खाली OR नहीं बनना चाहते थे. OR नहीं बन के क्या होता था, OR अगर आप नहीं बनोगे या रेसिडेंट नहीं बनते तो आपका इंडिया का इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगा, लेकिन फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं भरना था. ऐसे वो सोच के लेस देन 182 डे इंडिया में रुकते थे. उनको कैप्चर करने के लिए सेकेंड कंडीशन बनाया गया, लेकिन जब बुरे लोगों को गवर्नमेंट ने कैप्चर करने के लिए कंडीशन बनाया गया तो अच्छे लोग भी कैप्चर होने लगे. पीपल हु वर लिविंग इंडिया विथ जेन्युइन रीजन, उनको टैक्सेशन का लॉ भी नहीं पता, 182 डेज का कंडीशन भी नहीं पता, दे आर जस्ट लिविंग इंडिया क्योंकि फॉरेन में जॉब आ गया. दे आर वर्किंग ऑन द शिप, 3-4 महीने छुट्टी पे रहेंगे, 6-7 महीने शिप पे रहेंगे. उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई लॉ है. एंड 182 डेज का लॉ सबको पता था, लेकिन ये 60 डेज का लॉ सबको नहीं पता था, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव लॉ है, नया लॉ था एक ज़माने में. और फिर उन्होंने गवर्नमेंट को पूछा भी हमारी क्या गलती है, हम तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए इंडिया में आना जाना नहीं चालू रखते. हमारा तो बोर्ड जब आएगा हम इंडिया में आएंगे, बोर्ड जब जाएगा इंडिया से चले जाएंगे. इंडिया के बाहर जॉब लग गई तो लग गई भाई, जिस महीने में जॉब लगेगी, जिस महीने में वीज़ा अप्रूव होगा उस महीने में निकल जाऊंगा. आई एम नॉट डूइंग दिस जस्ट टू अवॉइड टैक्सेशन इन इंडिया. और जब मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ, आप मुझे 60 डेज का कंडीशन, 60 मतलब समझ रहे हैं ना, अप्रैल का महीना रुका बेचारा, मई का महीना रुक गया, जून से वो क्या बन गया, रेसिडेंट, क्योंकि 60 डेज क्रॉस हो गया. मतलब जून जुलाई अगस्त कभी भी वो चला जाएगा इंडिया के बाहर, आप उसको क्या बोलोगे, नहीं आप तो इस पर्टिकुलर ईयर में रेसिडेंट है और आपका फॉरेन का सैलरी भी इंडिया में क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है. तो फिर हमने 2 एक्सेप्शन सिचुएशन किए. इंडियन पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, उसके लिए हमने क्या किया, 60 डेज वॉज रिप्लेस बाय 182 डेज. सेकेंड कंडीशन था पर्सन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन गोइंग शिप, जहाँ पे भी हमने 60 डेज को रिप्लेस करके कितना किया, 182 डेज. और वहाँ पे हमने और एक एडिशनल कंडीशन पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, रूल नंबर 126 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे डोज टू डोसो करके एक कंडीशन निकाला जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ साइन ऑफ, और उतने दिन को हम अज्यूम करेंगे दैट ही वाज नॉट इन इंडिया बिकॉज ही वाज ऑन शिप. भले शिप इंडिया में रहे, लेकिन हम मानेंगे कि वो इंडिया में नहीं है. और ऐसा एक नेगेटिव कंडीशन लगा के मैंने आपको सिखाया गया था. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं पता चलता कि एग्जाम में अगर ये आएगा तो हाउ वी कैन एड्रेस, बिकॉज देर आर 3-4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कैन हैपन. हम 2 मेन कॉम्बिनेशन को पढ़ने वाले हैं. एंड देर इज़ 1 क्वेश्चन इन ICI नोट्स जो सच में कंफ्यूजिंग है, मतलब बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते. आप लोगों से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा उस क्वेश्चन में, बट प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए. ICI के आंसर से हमारा आंसर 5 times
लेंदी हो जाता है, लेंदी, हम ज़्यादा लिखते हैं। वाई? इफ़ यू राइट मोर इट विल गिव मोर क्लैरिटी, ठीक है ना। और 5 टाइम्स लिखने के बाद जब आप फिर से जाके आईसीए ने जो 3 पैरा लिखा है वो पढ़ लेते हो, तो आई होप कि इतना सब लिखने के बाद आप लोगों को शायद अभी वो पैरा क्लियर हो जाना चाहिए। अल्टीमेटली आपको आईसीए ने जो पैरा लिखा है वो क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है? चलिए तो आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। छोटा सा स्टोरी, ऐसे मतलब इमेजिनरी स्टोरी। यू आर नॉट इन इंडिया, ठीक है ना। आप कौन सा आपके फेवरेट देश में चले जाओ, कौन सा देश आपका फेवरेट है? नहीं, फिर भी एक चूज करो ना, बहुत सारे मतलब एक फोकस करो ना। हाँ, स्विट्जरलैंड, हाँ, बैंकॉक, अरे हाँ हाँ, अच्छा देश बोलो अरे, क्योंकि अभी आपको माँ बाप को भी लेके जाना है वहाँ पे। आप नहीं, स्विट्जरलैंड भी नहीं, ऐसा ऐसा देश बोलो जिधर मजा है। चलो यूएसए ले लो, यूएसए ले लो, कनाडा ले लो। तो मुझे ऐसा देश चाहिए। मैंने ये, आप लोगों ने बैंकॉक वगैरह बोला, मैंने ना क्यों बोला पता है? आई वॉन्ट लिटल डल कंट्री। इफ इट इज वेरी हैपनिंग कंट्री यू विल नॉट कम टू इंडिया, नो। हाँ, अरे समझ रहे ना। आप बोलोगे क्या ही जाना है यहाँ पे, तो हाँ, तो आप हाँ चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, जहाँ पे वर्कहॉलिक लोग हैं, बहुत काम करते हैं। तो आपके दादाजी देश छोड़कर गए थे, आपके दादाजी इंडियन है, दादाजी देश छोड़ के गए थे वहाँ पे जॉब करने के लिए। जो भी आपका फेवरेट देश है वहाँ पे चले जाओ। दादाजी ने वहाँ पे ही उधर की लड़की से शादी की। ऑब्वियसली दादाजी से ही आपकी में अंदर गुण आए हैं, समझ रहे हैं ना। जिस देश में जाओ उस देश में निशान छोड़कर आओ। तो दादाजी वहाँ पे गए, दादाजी ने वहाँ की लड़की पटाई, वहाँ से ही शादी की। फिर पापा आए, आपके पापा आएंगे, वो इंडियन होंगे कि फॉरेनर होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि कहाँ पे पैदा हुए, बॉर्न इन दैट कंट्री ना, तो फॉरेनर होंगे। रेसिडेंट होंगे कि नॉन रेसिडेंट होंगे? इंडियन एंगल से इंडिया के लिए तो नॉन रेसिडेंट ही रहेंगे। फिर पापा बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज किया, फिर उन्होंने भी लव मैरिज की, एंड देन यू केम। अब दुविधा देखो क्या है। मैक्सिमम डेवलप नेशन में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं, मतलब आपकी मम्मी और पापा दोनों जॉब पे जा रहे हैं। तो आप दिन भर घर में अकेले रहते हो, घर में मतलब स्कूल और घर, और घर में फिर दूसरा एक पर्सन रहता है जिसका तो स्कूल भी नहीं है, वेट ही करते रहता है कि आप आ जाओगे और आपको वो स्टोरीज बताएंगे, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास बताने के लिए क्या होता है? स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज होती है। और क्योंकि दादाजी इज फ्रॉम इंडिया, देखो फॉरेन में कुछ नहीं होता यार, फॉरेन में स्टोरीज ही नहीं होती। आपने कभी देखा है क्या किसी फॉरेन के बेस्ट स्टोरी टेलर को? इंडिया में देखो ना, हर गांव में, हर गली में एक स्टोरी टेलर है, क्योंकि गॉसिप करने के लिए चीजें ही इतनी हो रही है हमारे यहाँ पे। वहां पे नहीं होता गॉसिप वगैरह। ओ दैट लेडी इज हैविंग अफेयर विद दैट, हाँ दैट्स ओके, नो व्हाई आर वी डिस्कसिंग दैट? उधर नहीं डिस्कस करते वो लोग। किसी का बर्थ होता है, किसी का डेथ होता है, एवरीबडी इज एंगेज इन देयर ओन लाइफ। हमारी इंडिया में चर्चा हमको पूरी पंचायत लगानी पड़ती है, पूरे गांव में क्या हो रहा है पूरा ऐसा जब तक डिस्कस नहीं कर लेते अच्छे से दिल भर के, तब तक हमारा नहीं होता, ठीक है ना। तो वी हैव द बेस्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स एंड इट इज देयर इन योर ब्लड। तो आप भी बोर होते थे, टीवी बीवी कितना देखोगे, तो दादाजी आपको स्टोरीज बताया करते थे। आप बहुत छोटे हो, अभी अवनीश के एज के हो, आप सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में हो आप, तो आपका खुद का अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं। जब खुद का डिसीजन मेकिंग आता तो आप खुद भी क्या करते? दादाजी को बोलते आप रहने दो, मैं बताता हूँ आपको, हाँ ठीक है ना। तो लेकिन आप छोटे हो तो दादाजी बता रहे तो आपको अच्छा भी लग रहा है। तो दादाजी इज टेलिंग यू लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द फेमस स्टोरीज ऑफ इंडिया? इंडिया इज हैविंग हिमालय, हाँ कुछ भी कर लो, दादाजी वॉज फुल, आप समझ रहे हो ना। यू इमेजिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एवरीथिंग दादाजी हैज एवरीथिंग, ठीक है ना। तो बेस्ट ट्रेकिंग की है दादाजी ने, हिमालय से लेके हर एक चीज़, वेस्टर्न घाट्स वगैरह में रहे हैं, जंगलों में उन्होंने दिन निकाले। तो ही इज टेलिंग यू हमारी इंडिया में, भारत में ऐसे जंगल होते हैं, ऐसे होता है, अब रात को बाहर निकलो सामने घोरेड़ा आ जाता है, हाँ ऐसा मतलब एक्साइटिंग स्टोरी था। एंड फिर वो रिवर्स की बातें बताते हैं, वाटरफॉल में नहाने की बातें बताते हैं, दैट यू कैन स्टैंड इन द वाटरफॉल एंड यू नो फील द नेचर, समटाइम नेचर फील्स यू। तो बहुत सारी बातें बता रहे हैं। मुंबई की बातें तो छोड़ ही दो, मतलब
चालू ट्रेन में उतरना, चालू ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन के बाहर लटकना। हाँ, चालू ट्रेन में उनको नहीं पता ना, उनके यहाँ पे मेट्रो है ना, दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ खुली रहती है और लोग उसका पूरा आनंद उठाते हैं, ठीक है ना। बारिश हो रही है, ट्रेन के बाहर लटके हो, ये भाई मजा ही अलग है, ठीक है ना। अब वो बंदे को समझ नहीं पा रहा है, वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने कभी ऐसा फील नहीं किया। तो बताओ, जब वो बच्चा बड़ा होगा, थोड़ा पैसा कमाना चालू करेगा, और जब भी वो वेकेशन के लिए निकलेगा, कौन से देश में जाएगा? इंडिया ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से हर बार क्या सुना है, और जो इंडिया में हो रहा है वो वहां हो नहीं रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहां पे भी वही होता और इंडिया में भी वही होता, तो ही विल नॉट फील एक्साइटेड। हाँ, इंडिया में पब है, वो बोलेगा हमारे इधर भी पब है, ठीक है। इंडिया में ऐसा होता है, अच्छे अच्छे फूड रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ पे भी है। तो दादाजी हैज स्टोरीज जो नॉर्मल स्टोरीज नहीं है, जो नॉर्मली किसी देश में नहीं होता, इसी देश में होता है। एक बाइक पे 5 लोग बैठते, बताओ, इसी देश में होता है। हाँ, 4 व्हीलर में एक बंदा जा रहा है, ठीक है ना, और बाइक पे 5 लोग जाते हैं। तो ये खाली इधर ही होता है। तो ये ऑल्सो कंफ्यूज, क्या ऐसा पॉसिबल कैसे है? देखना तो है मुझे कि ये मतलब साइंस के आगे का है देश, ठीक है ना। साइंस जहां खत्म होता है वहां पे भारत चालू होता है। तो बहुत सारी अनसाइंटिफिक चीजें हम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे। फिर वो इंडिया में आया, ही हैज टू कम टू इंडिया, और आप उसके इंडियन कजिन्स हो, अभी इंडियन कजिन बन जाओ आप उसको क्या टिप दोगे? वो हर साल इंडिया आ रहा है इंडिया देखने के लिए, उसको क्या बताओगे? कितने दिन के अंदर तू यहां से निकल, नहीं तो हर साल आता है वो, बड़ा हो गया ना, अभी पैसे कमाता है। तो वहां पे क्या, वहां पे अगर कोल्ड कंट्री है तो विंटर वेकेशन 3-3, 4-4 महीने का रहता है। तो इंडिया हर साल आ रहा है वो, क्योंकि इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए इतना बड़ा है कि आप एक साल में आके एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते ना। अरे भाई, चर्चगेट से लेके विरार भी अगर देखना चालू करेगा तभी भी 2 महीने निकल जाएंगे। तो बताओ, क्या बताओगे आप? वो कितने दिन में इंडिया से बाहर जाना चाहिए? 60। तो 60 बहुत कम नहीं हो गया क्या? क्योंकि 60 के बाद वो क्या हो सकता है, इफ ही कम्स टू इंडिया 60+ डेज, कभी 100 डेज, कभी 120 डेज, कभी 90 डेज, 60 क्रॉस कर रहा है बार बार। तो 4 साल के बाद होने वाला क्या है? पहले 4 साल नहीं होगा, लेकिन 5th ईयर से डर क्या है कि उस साल का 60 हो जाएगा और प्रीवियस 4 ईयर्स का 365 हो जाएगा, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। और गलती से अगर 7 साल भी ऐसा हो रहा है और 730 भी क्रॉस हो रहा है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर हो जाएगा तो ये जो फॉरेन में कमा रहा है, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो इनकम जो रशिया में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में कमा रहा है, उसके ऊपर उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक इट विल बी अ हार्श सिचुएशन टू योर फॉरेन कजिन? तो हमने उसको कोई एक्सेप्शन देना चाहिए कि नहीं? बताइए, देना चाहिए ना। तो कितने दिन आपको लग रहा है उसको अलाउ करना चाहिए हर साल? कितने दिन इतने दिन इंडिया में रुक, तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 182। क्यों? 182 क्रॉस करने के बाद हम भगवान को भी नहीं छोड़ रहे भाई, हम उसको भी रेसिडेंट बना रहे। शिवा केम हियर, स्टेड फॉर 182 डेज प्लस, रेसिडेंट इन इंडिया नाउ। वो बेचारे ने कैलाश में प्रॉपर्टी लिया, बोलते नहीं इधर ही टैक्स, इधर ही भरने का। एनीबडी हु कम्स हियर 182 डेज प्लस, उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। 182 के बाद आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। 182 के नीचे एक्सेप्शन है, 60 के नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज कौन थे? जो 60 से ज्यादा रहते थे इंडिया में। आप खाली 10 दिन इंडिया में आए हो, हर साल 10-15 दिन आते हो, यू डोंट हैव टू बी वरीड। व्हाई? कभी जिंदगी में कभी रेसिडेंट नहीं बन सकते आप, बट यू आर स्टेइंग हियर फॉर 60+ डेज। नाउ यू शुड बी वरीड because there is an alternative condition. You are not worried because of basic fundamental condition. You are confused because there is an alternative condition. जो main condition है वो क्रॉस नहीं होगी। One, nobody is going to stay in India for 6 months यार। वो भी जॉब करने वाला बंदा है, उसको जाना ही पड़ेगा ना, कमाएगा तभी तो टैक्स लगेगा। 6 महीने इधर घूमते रहेगा तो कमाएगा कब? लेकिन 3 से 4 महीना इज ऑर्डिनरी वेकेशन पीरियड दैट दिस पीपल एंजॉय, फॉरेनर्स एंजॉय। तो 3 से 4 महीना मतलब आइडियली 90 डेज टू
120 डेज के बीच में दे कम टू इंडिया। अब ये 90, क्योंकि वो लोग मेडिटेट, आपने देखा होगा फॉरेनर्स को वगैरह, दे आर नॉट लाइक इंडियंस कि पिकनिक स्पॉट पे गए 15-15 मिनट में स्पॉट चेंज करे, चलो 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 अगला स्पॉट। दे कम, दे स्टे, 10-10 दिन वो लोग एक स्पॉट पे रहते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू रिलैक्स। उनको पता है जिंदगी भर भागना होता है, यहाँ पे आने के बाद कम से कम रिलैक्स, देन दे विल ज्वाइन सम आश्रम, ज्वाइन सम पंचकर्मा, योगा, मेडिटेशन प्रोग्राम, ईशा योगा में भी आते हैं, and they do the 1 month का प्रोग्राम। so they have to come and they have to stay। एक तो अच्छा क्या है गवर्नमेंट के लिए बताओ, they are not burden on India। why? they don't look here earning opportunities, वो इधर जॉब नहीं ढूंढ रहे, और पैसा कहाँ से लाया उन्होंने, फॉरेन से, तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। जो मनी इंडिया में जनरेट ही नहीं हुई है वो मनी इंडिया में आ रही है और इंडिया में स्पेंड हो रही है, और उनकी वजह से दूसरे लोग इंडिया में मनी जनरेट कर रहे हैं। तो फॉरेन स्ट्रीम से पैसा इंडियन स्ट्रीम में आ रहा है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन दैट इंडियन गवर्नमेंट कैन हैव। एंड इंडियन गवर्नमेंट फिर उनको देखे, वी कैन नॉट स्केयर देम, ए भागो भागो भागो, वी हैव टू प्रोवाइड सम रिलैक्सेशन टू देम कि रे भाई इंडिया में रुक। तो द बेस्ट कंडीशन विच केम टू योर माइंड कि सर लेस देन 182 डेज आप रुको और निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, तो वो सिचुएशन इज दिस वन। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, 60 डेज शाल बी, क्या कंडीशन बोला है मैंने, इंडियन सिटीजन। दादाजी भी आ सकते हैं कि नहीं कभी आपके साथ, आप 2-3 पिकनिक आपने अकेले किया, ठीक है ना, और आप दादाजी को जाके बता रहे हो है मेरे को मजा ही नहीं आया कुछ, आप क्या इतना बचपन से स्टोरी बता रहे थे इंडिया का। दादाजी बोले नेक्स्ट टाइम आई विल कम, आई विल शो। देयर आर सर्टन सीक्रेट दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट है इंडिया में, है चालू है, ठीक है ना। तो दादाजी ने उसको एक दिन क्या किया, चर्चगेट से ट्रेन में चढ़ाया, विरार की ट्रेन में, और बोला भाई अभी तुझको चिल्लाने का है, कान में बोला कि मेरे को बोरीवली में उतरने का है। तो और अंदर है, सीट पे बैठा है। तो ये मुंबई वाले लोगों को ही रिलेट कर पाएंगे कि बहुत उसके साथ, और उसको ये भी नहीं बता रहे दादाजी कि प्लेटफॉर्म कौन से साइड आएगा, और दादाजी ने ये भी नहीं बताया कि कौन से साइड डायरेक्शन में देख के ट्रेन से उतरना होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है उसी डायरेक्शन में आपको देख के उतरना होता है। ये बंदा पहले दिन उतर गया उल्टा ऐसा, ठीक है ना। जब इंसान उल्टा उतरता है ना, हमारे मुंबई का एक्स्ट्रा ग्रेविटी पुल करता है नीचे, ठीक है ना। गिरना ही है, इम्पॉसिबल है। आप सीधे उतरोगे तभी भी गिरोगे, उल्टे उतरोगे तभी भी गिरोगे, आपको एक ही डायरेक्शन में उतरना है, देयर इज ओनली। और ये कहीं नहीं लिखा है कि कौन से डायरेक्शन में देख के उतरना है मुंबई में, ठीक है ना, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एवरीबडी नोज। और जिनको नहीं पता वो 1-2 बार गिरते हैं एंड दे नोज, देन दे नोज, कोई बताता नहीं। हम बोलते हैं कि आओ पहले 1-2 बार गिरो तो सही। तो दादाजी ने उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई इंडिया की, बाकी तो चलो रिकॉर्डेड लाइन पे मैं सारी बता नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन आप समझो हमारे मुंबई की साइड में और भी चीज़ें होती है देखने जैसी। तो भाई एंजॉय करने लगे बहुत। तो ये तो इंडियन सिटीजन, मतलब दादाजी खुद एक ज़माने में क्या थे, इंडियन सिटीजन। ये बंदा इंडियन सिटीजन नहीं है, पोता जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो फॉरेन सिटीजन है, क्योंकि उसके माँ बाप फॉरेन के थे। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ हु इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये डेफिनेशन समझो आप खुद, या आइदर ऑफ योर पेरेंट और आइदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट, या तो मैं खुद, मेरे पेरेंट या मेरे ग्रैंड पेरेंट में का कोई भी अगर इंडियन होता है तो मुझे क्या बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मुझे बोला जाता है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, आइदर असेसी हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ऐसा बोला जाता है, वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो जो करंट जनरेशन है उसको क्या बोली जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन। सर मेरा 5वां पीढ़ी इंडियन था, 5वां, समझ में आ रहा है ना, दादाजी के दादाजी इंडियन थे, तो मैं इंडियन ओरिजिन है क्या, नहीं, तो लिंक टूट गया आपका इंडिया से ऋणानुबंध कट, ठीक है ना। दादाजी के पापा, परदादा हम जिनको बोलते हैं, वो इंडियन थे, सर मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या, नहीं। ये 3 ही लेवल पे जाता है, 3 लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर वो कट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, मैक्सिमम 3 जनरेशन को आप क्या बोल सकते हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्लियर है,
दादाजी पापा आप खुद, उल्टा जाते तो आप खुद पापा दादाजी, मम्मी और दादी भी इंक्लूडेड, आइदर बोला है ना, नाना नानी भी इंक्लूडेड, आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट ना, आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट मतलब समझ रहा है ना, तो वो आपको देखना है। आगे चलूं, वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या, मतलब आपके दादाजी 1945 में कराची में पैदा हुए थे। कराची कौन से देश में है अभी? पाकिस्तान में। तो उनको आपको क्या बोला जाए, आपके दादाजी बता रहा हूं, आपके दादाजी 1945 में कराची में पैदा हुए थे, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि पर्सन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन बोलेंगे? इंडियन ओरिजिन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 1945 में थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगता है, 1945 में पाकिस्तान करके कोई देश था ही नहीं, वो 1947 में आफ्टर सेपरेशन हुआ है, इसलिए उसमें वर्ड क्या आया है, अनडिवाइडेड इंडिया, नॉट डिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब कराची के जो लोग थे वो उनको भी हम क्या ही मानेंगे, इंडियन ही मानेंगे, क्योंकि तभी अब ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश इंक्लूसिव, पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान इंक्लूसिव, वो जो भारत था, हिंदुस्तान जो था, ठीक है ना, तो उस पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पैदा हुआ था तो उसको हम आज भी उसकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन को इंक्लूड करते पीआईओ में। यहाँ तक क्लियर है पीआईओ कौन होता है? पीआईओ इंडिया लीव करेगा कि कम्स टू इंडिया होगा? कम्स टू इंडिया होगा। जॉब करने आएगा, परमानेंटली सेटल होने आएगा, बिजनेस करने आएगा कि विजिट करने आएगा? तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही शुड कम हियर फॉर विजिट, ठीक है ना, विजिट करने वो आना यहाँ पे जरूरी है। ही शुड नॉट कम हियर फॉर जॉब, क्योंकि जॉब वगैरह के लिए अगर आएगा तो हम उसको एक्सेप्शन में डालेंगे क्या? नहीं, हम उसको डालेंगे फिर बेसिक कंडीशन में। बेसिक कंडीशन मतलब जनरल कंडीशन, 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज, वो वाले सारा मतलब लॉ एप्लीकेबल होगा। आपको एक्सेप्शनल लॉ चाहिए तो आप इंडिया में किसके लिए आओगे? खाली विजिट के लिए, इंडिया एक्सप्लोर करने आए हो, एक्सप्लोर करोगे निकल जाओगे, ठीक है। अब इधर कुछ तो मोर देन 15 लाख, लेस देन 15 लाख की बात हुई है, लेकिन छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, पहले पुराना वाला लॉ देखो, 60 डेज शाल बी रिप्लेस बाय, मतलब अभी तक जो हो रहा था वही होगा। तो इसका मैं सिचुएशन देखो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। मैं पहले क्या लिखा गया वो बताता हूं आपको। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, यही बात कर रहे हैं हम। और इसका टोटल इनकम जो है 15 लाख से कम है, मतलब गरीब पीआईओ कि अमीर पीआईओ, किसी का भी इनकम 15 लाख से कम है तो गरीब पीआईओ कि अमीर पीआईओ, और एक अमीर पीआईओ भी आएगा 15 लाख से ऊपर। उसकी बात तो 2-4 मिनट के बाद करेंगे, पहले गरीब वाले का देख लेते हैं। अगर ये गरीब पीआईओ एग्जाम में आएगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना अभी, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, दिस इज द सिचुएशन। यह आएगा तो फॉर्मेट ऐसे दिखेगा आपका, स्टे ऑफ 182 डेज और मोर इन इंडिया, और कंडीशन में भी क्या आएगा, स्टे ऑफ 182, मतलब फंडामेंटली रेसिडेंट बनने का एक ही कंडीशन 182 डेज। 182 डेज क्रॉस अगर पहले कंडीशन में हो गया तो सेकंड कंडीशन हम लिखेंगे ही नहीं, और पहले कंडीशन में नहीं हुआ तो सेकंड लिखेंगे हम, लेकिन सेकंड कंडीशन में 182 लिखेंगे। तो हमें पता है कि सेटिस्फाई तो होना नहीं है, और नहीं है तो नॉन रेसिडेंट ही बनेगा, तो आपका ये यहाँ पे ही कट होगा। लेकिन अगर 182 क्रॉस हो गया है तो हमें एडिशनल कंडीशन लिखना पड़ेगा। 182 अगर आप इंडिया में क्रॉस कर रहे हो तो हमें 182 के बाद तो बोला ना, 182 के बाद तो नॉर्मल लॉ लग जाएगा अभी आपको। यू आर स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। अब तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी हो कि नॉन ऑर्डिनरी, और आपका अगर 730 क्रॉस हो गया 7 ईयर्स में, एंड इफ यू बिकम रेसिडेंट फॉर 2 ईयर्स आउट ऑफ पास्ट 10 ईयर्स, देन खत्म, आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन सिटीजन, हम किसी को नहीं छोड़ते। फिर ये समझ में आ रहा है आपको? सर पीआईओ का डेफिनेशन बताओ। ये देखो क्या है पीआईओ का डेफिनेशन, अ पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यहां तक क्लियर है?